आज ही हमारी पड़ताल एक ऐसे सवाल से शुरू होती है, हमें भारतीय होने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ये सवाल देहरादून में 24 साल के एक MBA छात्र एंजल चकमा ने पूछा था, और ये तब पूछा जब कुछ लोगों ने उसे चाइनीज कहकर छेड़ा। और इस सवाल का जवाब उसे हिंसा से मिला। हाँ, इतनी बेरहमी से मारा गया कि 17 दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हमारे पास इस मामले से जुड़ी कई न्यूज रिपोर्ट्स हैं, परिवार के बयान हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी राय है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि उस रात एंजल के साथ क्या हुआ, नहीं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक घटना हमारे समाज के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में क्या सच्चाई सामने लाती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और इस कहानी की तह में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ एंजल का परिवार है, वो लगातार कह रहा है कि ये एक नस्ली हमला था, एक हेट क्राइम था। ठीक है। और दूसरी तरफ है पुलिस का आधिकारिक बयान, जो इसे बस एक गलतफहमी या भ्रम में हुई लड़ाई बता रहा है। गलतफहमी? हाँ, गलतफहमी। तो एक ही घटना की ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां क्यों हैं, और इन दोनों के बीच का जो फासला है वो हमें क्या बताता है, यहीं से असली पड़ताल शुरू होती है। तो ठीक है, उस शाम पर वापस चलते हैं। तारीख थी 9 दिसंबर, देहरादून का सेलाकुई इलाका। एंजल चकमा, जो त्रिपुरा से MBA करने आया था, अपने भाई माइकल के साथ बाजार में था, और तभी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक स्कूटर और मोटरसाइकिल पर 5-6 लोग उनके पास आके रुकते हैं। और फिर वो सब शुरू हो जाता है। हाँ, वो शब्द इस्तेमाल होते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अक्सर अपने ही देश के दूसरे हिस्सों में सुनने पड़ते हैं। चाइनीज, मोमो, चिंकी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरह का हमला है। बिल्कुल, उनकी पहचान पर किया गया हमला। और यहीं पर वो बात होती है जो इस मामले को किसी भी आम झगड़े से बिल्कुल अलग कर देती है। वो है एंजल का जवाब। हाँ, जैसा कि रिपोर्ट्स में बताया गया, उसने उन लोगों से बहस नहीं की, कोई गाली गलोच नहीं, उसने सिर्फ एक सवाल पूछा। हम चाइनीज नहीं हैं, हम भारतीय हैं। हमें ये साबित करने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट दिखाना होगा? बिल्कुल, इस एक सवाल में मतलब बहुत कुछ छिपा है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये अपनी पहचान पर, अपने भारतीय होने पर जोर देने की एक कोशिश थी। इसमें एक दर्द भी है। हाँ, एक तरह की पीड़ा है कि क्यों मुझे बार बार ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं इसी देश का हूँ। और ये सवाल शायद हमलावरों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद जो हुआ वो बेहद क्रूर था। उन पर धारदार हथियार और धातु के कड़े से हमला किया गया, सिर पर, गर्दन पर, पीठ पर। एंजल की गर्दन की हड्डी टूट गई थी। हाँ, वो 17 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझता रहा, और फिर 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। मतलब एक नौजवान जो एक सपना लेकर अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर आया था, उसकी जिंदगी कुछ नस्लीय फप्तियों का विरोध करने पर खत्म कर दी गई। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए। ये घटना अपने आप में ही भयानक है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हमारे सिस्टम पर और भी गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, कहानी का दूसरा हिस्सा तो यहाँ से शुरू होता है। हाँ, यहाँ से मामला और भी उलझ जाता है। एंजल के पिता तरुण चकमा, जो खुद BSF में जवान हैं, और उस वक्त मणिपुर में तैनात थे। सही, वो सीधा आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने शुरू में उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया था। सोचिए, एक फौजी जो देश की सेवा कर रहा है, उसे अपने ही बेटे के लिए इंसाफ की पहली सीढ़ी चढ़ने में मुश्किल आ रही है। उनके मुताबिक पुलिस ने सिर्फ एक जनरल डायरी एंट्री यानी GD एंट्री करके उन्हें टालने की कोशिश की। कि उन्होंने पहले दिन से पुलिस को नस्लीय टिप्पणियों के बारे में बताया था, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। बिल्कुल, GD एंट्री का मतलब है कि पुलिस ने बस एक सूचना दर्ज कर ली है, बस एक रिकॉर्ड के लिए। ये किसी भी आपराधिक जांच की आधिकारिक शुरुआत नहीं होती। तो फिर FIR क्या है? जबकि FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो पहला कानूनी दस्तावेज है जिसके आधार पर पुलिस जांच शुरू करने के लिए लीगली बाउंड होती है, मतलब बाध्य होती है, सबूत इकट्ठा करती है और मामले को आगे बढ़ाती है। तो FIR में देरी का मतलब? FIR दर्ज करने में देरी का सीधा मतलब है कि न्याय की प्रक्रिया को शुरू करने में ही जानबूझकर या लापरवाही से देर की गई। हाँ। और इससे सबूत नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है, गवाह मुकर सकते हैं, केस शुरू से ही कमजोर हो सकता है। मतलब साफ है कि परिवार का आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से ले ही नहीं रही थी। हाँ। अब पुलिस का पक्ष देखते हैं। देहरादून के SSP अजय सिंह मीडिया में आकर कहते हैं कि ये एक गलतफहमी या भ्रम में हुई लड़ाई थी। ये शब्द गलतफहमी, एक जानलेवा हमले के लिए ये शब्द बहुत
बहुत हल्का नहीं लगता। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये शब्द बहुत सोच समझ कर चुना जाता है। मतलब जब आप किसी घटना को गलतफहमी कहते हैं तो आप उससे उसके मकसद को, उसके मोटिव को छीन लेती हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये बस एक एक्सीडेंट था, कोई बुरी नीयत नहीं है। ये एक साधारण झगड़ा बन जाता है, ना कि पहचान पर आधारित एक घृणित अपराध। इससे अपराध की गंभीरता अपने आप कम हो जाती है। और पुलिस ने नस्लीय एंगल को खारिज करने के लिए एक और तर्क दिया जो सुनने में और भी अजीब है। हाँ, वो तर्क भी बहुत अजीब था। उन्होंने कहा कि हमलावरों में से एक खुद नॉर्थ ईस्ट का या नेपाली मूल का था, इसलिए ये नस्ली हमला हो ही नहीं सकता। हाँ, और ये तर्क बहुत ज्यादा समस्या भरा है। आलोचक कहते हैं कि ये क्लासिक डिफ्लेक्शन टैक्टिक है। मतलब ध्यान भटकाने की कोशिश। बिल्कुल। ये मान लेना कि एक समुदाय का व्यक्ति अपने ही जैसे दिखने वाले दूसरे व्यक्ति के खिलाफ नस्लीय भेदभाव नहीं कर सकता, ये बहुत सतही सोच है। सही बात है। नस्लवाद सिर्फ चमड़ी के रंग तक सीमित नहीं है, वो सत्ता, भाषा, क्षेत्रीय पहचान, इन सब के जटिल समीकरणों से भी जुड़ा है। ये तर्क अक्सर मामले की जड़ में जाने से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये कहा जा सके कि देखो ये तो आपसी मामला था, इसमें कोई बड़ा सामाजिक मुद्दा नहीं है। एग्जैक्टली। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। पुलिस सार्वजनिक तौर पर तो नस्ली एंगल से इनकार कर रही है, लेकिन हमारे सूत्रों ने बताया कि जो FIR दर्ज की गई थी उसमें जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का जिक्र था। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये तो सीधे सीधे पुलिस के अपने बयान के खिलाफ जाता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि पुलिस के अपने आधिकारिक दस्तावेज ही उनके सार्वजनिक बयान को काट रहे हैं। शिकायत में नस्लीय टिप्पणी का जिक्र था, तभी तो वो FIR का हिस्सा बना। लेकिन जब मीडिया से बात करने की बारी आई तो उस पहलू को पूरी तरह से दबा दिया गया और गलतफहमी की थ्योरी पेश कर दी गई। ये सिर्फ लापरवाही नहीं लगती, ये एक तरह से मामले की दिशा को जानबूझकर मोड़ने जैसा लगता है। तो एक तरफ परिवार के आरोप हैं, FIR में लिखे तथ्य हैं, और दूसरी तरफ पुलिस की गलतफहमी वाली कहानी। ये मामला ये अब सिर्फ एंजल चकमा के साथ हुई नाइंसाफी का नहीं रह जाता। नहीं, ये उस बड़े पैटर्न की तरफ इशारा करता है जिसका सामना नॉर्थ ईस्ट के लोग देश के दूसरे हिस्सों में सालों से कर रहे हैं। बिल्कुल। ये घटना अलग थलग नहीं है, ये एक बड़ी और गहरी बीमारी का एक लक्षण है। इसी सिलसिले में एक सामाजिक कार्यकर्ता हिजांग मिसाऊ अपना अनुभव साझा करते हैं। वो बताते हैं कि जब वो गुजरात में थे तो लोग अक्सर उनसे पूछते थे कि वो किस देश से हैं, और मजाक में कहते थे कि उन्हें कुंफू सिखा दो। ये सुनने में शायद छोटी बातें लगे, लेकिन ये लगातार आपको एहसास दिलाती हैं कि आपको बाहरी या अजनबी समझा जा रहा है, ये आपको अदर बनाता है। हाँ, अदरिंग। और प्रोफेसर प्रसन्नजीत बिस्वास इसी को एक अमानवीय रवैया कहते हैं। ये सिर्फ एक अकादमिक शब्द नहीं है, इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है। कैसे? देखिए, जब आप किसी समूह को लगातार दूसरा, चिंकी, मोमो, बहादुर जैसे नामों से बुलाते हैं तो आप अनजाने में उन्हें अपनी बराबरी का इंसान समझना बंद कर देते हैं। आप उनकी पूरी पहचान को एक मजाक में बदल देते हैं। हाँ, एक स्टीरियोटाइप में समेट देते हैं। और जब किसी के लिए मन में वो अपनापन, वो सहानुभूति कम हो जाती है तो उसके खिलाफ हिंसा करना आसान हो जाता है। ये सिर्फ नाम पुकारना नहीं है, ये हिंसा के लिए जमीन तैयार करना है। मतलब ये जो अदरिंग है, किसी को पराया समझने की प्रक्रिया, ये हिंसा की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। ये शब्द इतने सामान्य हो गए हैं कि कई बार बोलने वाले को एहसास भी नहीं होता कि वो कितना गहरा जख्म दे रहे हैं। और जैसा कि हमारे एक स्रोत ने बताया, प्रशासन का रवैया भी इसी पैटर्न का एक हिस्सा है। मतलब चाहे वो जाति के आधार पर दलितों पर हमला हो या धर्म के आधार पर मुसलमानों पर, अक्सर प्रशासन इन घटनाओं को स्थानीय मुद्दा या दो गुटों में छोटी मोटी लड़ाई बताकर खारिज कर देता है। नस्लवाद, जातिवाद जैसे शब्दों के इस्तेमाल से बचा जाता है। हाँ, शायद इसलिए ताकि बहुसंख्यक समाज की एक साफ सुथरी, एक निष्पक्ष छवि बनी रहे। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, व्यवस्थागत इनकार है, सिस्टेमिक डिनाइल, जहाँ समस्या की जड़ को स्वीकार करने के बजाय उसे कालीन के नीचे छुपाने की कोशिश की जाती है। तो इन सब का कुल मतलब क्या निकलता है? एंजल चकमा की मौत सिर्फ एक दुखद घटना या एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। यह एक प्रणालीगत समस्या को उजागर करती है, एक ऐसी समस्या जहां लोगों के असल अनुभव और आधिकारिक बयानों के बीच एक बहुत गहरी खाई है। बिल्कुल। एक तरफ एक परिवार है जो कह रहा है कि उनके बेटे को उसकी पहचान की वजह से मार दिया गया, और दूसरी तरफ एक पूरा सिस्टम है जो इस सच्चाई को मानने से भी इनकार कर रहा है। इसीलिए ये घटना सिर्फ उन हमलावरों की जवाबदेही तय करने की मांग नहीं करती। नहीं,
ये उन अधिकारियों की भी जवाबदेही की मांग करती हैं जो घटना की कहानी को अपने हिसाब से गढ़ते हैं, उसे एक नया नैरेटिव देते हैं। जब पुलिस किसी नस्लीय हमले को गलतफहमी कहती है तो वो सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही होती, वो न्याय की पूरी दिशा को प्रभावित कर रही होती है। और शायद पीड़ित को ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा रही होती है। बिल्कुल, कि शायद उसी ने कुछ गलत समझ लिया होगा। इस मामले के बाद एक मजबूत नस्लवाद विरोधी कानून की जरूरत पर भी बहस तेज हुई है। क्या मौजूदा कानून ऐसे मामलों से निपटने के लिए काफी नहीं है? देखिए, आईपीसी में मारपीट और हत्या के लिए कानून तो है, लेकिन उनमें मकसद या मोटिव को, खासकर नस्लीय मकसद को एक गंभीर कारक के तौर पर देखने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अच्छा, एक समर्पित नस्लवाद विरोधी कानून ये सुनिश्चित करेगा कि जब कोई अपराध नस्ली घृणा से प्रेरित होकर किया जाए तो उसे एक सामान्य अपराध से ज्यादा गंभीर माना जाए। इससे पुलिस पर भी दबाव बनेगा। हाँ, पुलिस पर ऐसे मामलों को सही ढंग से दर्ज करने का दबाव बनेगा और सजा भी ज्यादा सख्त होगी। ये सिर्फ सजा के बारे में नहीं है, ये समाज को एक संदेश देने के बारे में भी है कि इस तरह की घृणा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर में एंजल चकमा ने जो सवाल पूछा था कि भारतीय होने का क्या सबूत चाहिए, वो सवाल वो सिर्फ उन हमलावरों से नहीं था। नहीं, शायद ये सवाल आज हम सबसे है। उसकी मौत के बाद ये सवाल और भी ज्यादा गूंज रहा है। बिल्कुल, ये सवाल पूरे समाज के लिए है। इस पर सोचने की जरूरत है कि हम अपने ही देश के नागरिकों को बाहरी महसूस कराने के लिए कब तक मजबूर करते रहेंगे। नागरिकता आखिर है क्या? हाँ, क्या वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है या अपनेपन का एक एहसास भी है? और सबसे बड़ा सवाल, ये अपनेपन का एहसास कौन तय करेगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिक्चर अभी बाकी है। कमिंग सून। हाँ।